वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेज में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। कामिल लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट्स। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू एन एसेट लीज्ड आउट बाय द कंपनी ऑन जनवरी 1 2021। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये लेसर के तौर पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर और डीलर की लीज है और जनवरी 1 2021 हमारा इंसेप्शन और कमेंसमेंट डेट है। कॉस्ट 2 मिलियन की है, सेल प्राइस 2.4 मिलियन की है, इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर 400,000 की है, लीज टर्म 7 ईयर्स, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो है दैट इज 20,000, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कोटेड है वो 4% है। ये लो रेट कोट किया गया है ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज 7%। सो जो सेल प्राइस कोटेड है ये अब अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ये लो रेट की बेस पर है, और हम जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो 7% की बेस पर करेंगे। तो IFRS 16 के रूल्स अप्लाई करते हुए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है स्टार्ट पे। तो ये इस क्वेश्चन का फोकस ये है कि एक मैन्युफैक्चरर और डीलर की जो लीज है वो इनिशियल रिकग्निशन पर ही नॉर्मल लेसर की अकाउंटिंग से डिफरेंट होती है। तो इनिशियल रिकग्निशन के टाइम पर हमने उसको कैसे रिकॉर्ड करना है इसके ऊपर इस क्वेश्चन का फोकस है। तो जर्नल एंट्रीज डेवलप करते हैं और जहाँ पे हमें अमाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 1 जनवरी 2021 हमें नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को डेबिट करना है। नाउ क्वेश्चन के अंदर क्योंकि सेल प्राइस प्रॉपर नहीं दी हुई तो और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी जो है वो आफ्टर 7 ईयर्स जाकर मिलनी है, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और हम 7% का रेट यूज़ करेंगे। तो पहले अपनी कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एन्यूटी फैक्टर कैलकुलेट करना है 7% पे फॉर 7 ईयर। 7 ईयर दी लीज टर्म है, 7% ही हमारा रेलिवेंट रेट है। तो एन्यूटी फैक्टर का फार्मूला लगाकर हम एन्यूटी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 5.3893। इसी तरीके से क्योंकि अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू हमें आफ्टर 7 ईयर्स मिलनी है, तो लेकिन क्योंकि वो सिंगल अमाउंट है तो उसके लिए हम एन्यूटी फैक्टर नहीं, उसके लिए नॉर्मल PV फैक्टर हम यूज़ करेंगे। सो दैट इज़ 0.6227। इसकी बेस पर अब हम अपनी कैलकुलेशंस को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, जितने का हमें रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करना होगा। तो 400,000 को हम एन्यूटी फैक्टर जो हमारे पास है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 400,000 रेंटल की वैल्यू है, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 2155,720। और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू भी लेनी है, तो वो 20,000 इंटू जो PV फैक्टर है क्योंकि एक सिंगल अमाउंट है तो वो अप्लाई होगा 0.6227। तो हमारे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 12,454। इन दोनों अमाउंट्स को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2,168,174। ये वो अमाउंट है जितने की हमें नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की वैल्यू हमारे पास आ गई और ये हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब नेट इन्वेस्टमेंट ऑन लीज के बाद नेक्स्ट इशू ये है कि हमें सेल्स कितने की रिकॉर्ड करनी चाहिए और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने की रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जहाँ पे अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू हो तो वो कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, इन दोनों के नेट पे रिकॉर्ड होती है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी 2 मिलियन का एसेट था लेकिन जितना आपको वापस मिल जाना है अनगारंटेड में तो वो आपकी कॉस्ट नहीं लग रही इस लीज के अंदर, तो वो लेस करके आप अपनी कॉस्ट रिकग्नाइज कर रहे होंगे। तो कॉस्ट हमारे पास 2 मिलियन की है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू हमने कैलकुलेट की है कि दैट इज 12,454। तो नेट अमाउंट जो हमें डेबिट करनी चाहिए दैट इज 1,987,546। सेल्स रिकॉर्ड की जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के इक्वल,
जो कि हमारे पास 2155,720 है। क्वेश्चन के अंदर सेल प्राइस दी हुई है 2.4 मिलियन, लेकिन ये क्योंकि लोअर अमाउंट नहीं है, ये कोटेड हायर कोटेड है लो रेट की वजह से, तो हम इस 2.4 मिलियन को यूज़ नहीं करेंगे। एंड वी वुड यूज़ दिस 2155,720। सेल्स रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के बाद, क्योंकि जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इन्वेंट्री को भी अपडेट करना होगा, तो इन्वेंट्री अपनी कॉस्ट पे हमारे पास से आउट हो जाएगी। हमारी फर्स्ट एंट्री तो ये होगी जिसके अंदर हम नेट इन्वेस्टमेंट और सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन्वेंट्री को कंबाइन करके एडजस्टमेंट करते हैं। समटाइम्स आप कुछ बुक्स में देखेंगे कि ये एंट्री सेपरेटली पास हुई हुई हैं, लेकिन टाइम सेविंग के लिए हम ये अप्रोच फॉलो करते हैं कि हम इनको कंबाइन पास करते हैं और एक ही एंट्री के अंदर पूरा इम्पैक्ट ले लेते हैं। द ओनली सेपरेट इम्पैक्ट इज़ नाउ अबाउट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो इनकर हुई हैं वो 10,000 की इनकर हुई हैं, और इनको जो मैन्युफैक्चर और डीलर की लीज में एक्सपेंस बनाया जाता है। तो बैंक, कैश और पेएबल। दैट्स आर आंसर, जिसमें हमने मैन्युफैक्चर और डीलर लेसर की 1 जनवरी 2021 यानी कमेंसमेंट ऑफ लीज के टाइम पर जो इनिशियल रिकग्निशन बनती है उसकी तमाम एंट्रीज को रिकॉर्ड किया है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेस के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 15 को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 September 2014 एन एंटिटी एंटर्ड इनटू 2 लीज ट्रांजैक्शंस। On 1st October 2013, the entity made a payment of rupees 900,000, being the first of 5 equal annual payments under a lease for an item of plant. The lease has an implicit interest rate of 10%, and present value of total lease payment on 1st October 2013 is rupees 3,752,879. Now this is important figure because this is also our initial recognition of lease liability, and also at the same time this is the amount at which right of use asset would be recognized. On 1st January 2014, the entity made a payment of rupees 180,000 for a 1 year lease of an item of equipment. तो ये 1 year lease है, इट मीन्स कि ये शॉर्ट टर्म लीज के तौर पे क्लासीफाई होगी और इसका फिर हम स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर एक्सपेंस चार्ज कर देंगे। व्हाट अमाउंट इन टोटल would be charged to entity statement of profit or loss for the year ended 30th September 2014 in respect of the above transaction। तो पहले जो हमारी नॉर्मल लीज है उसको देखते हैं। उसको हम पूरा 1 साल हो चुका है 1 अक्टूबर 2013 से 30 सितंबर 2014 तक। तो जब हम अमाउंट चार्ज इन प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमने एसेट रिकॉर्ड किया होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल लीज पेमेंट्स पे। इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेंगे। हमें जो लाइफ बताई हुई है दैट इज 5 years लीज टर्म, तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर लेंगे, दैट वुड बी 750,576। नेक्स्ट इशू ये है कि पेमेंट जो है वो एडवांस में की जा रही है। तो ओरिजिनल जो इनिशियल लीज लाइबिलिटी है उसमें से जो अमाउंट ऑलरेडी पेड है उसको माइनस करके हम फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर विच 10% रेट इज गिवन। सो फाइनेंस कॉस्ट जो है इनिशियल फर्स्ट एडवांस पेमेंट के बाद जो हमारे पास बैलेंस बचेगा उस अमाउंट पे 10% के हिसाब से कैलकुलेट होगी, दैट वुड बी 285,288। नेक्स्ट लीज पर आते हैं। तो नेक्स्ट लीज 1 जनवरी 2014 को शुरू हुई, 30 सितंबर तक 9 मंथ्स हुए हैं। हमें जो अमाउंट ऑफ पेमेंट दी हुई है पूरे 1 ईयर की है, लेकिन शॉर्ट टर्म लीज में स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना होता है, तो हम 9 मंथ का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका शॉर्ट टर्म लीज का रेंटल 9 मंथ का एक्सपेंस हम बना लेंगे 180,000 इंटू 9 बाई 12 मंथ्स, दैट वुड बी 135,000। दैट गिव्स अस अ टोटल ऑफ 11,70864। तो ये अमाउंट होगी जो टोटल प्रॉफिट और लॉस में हमारी चार्ज होगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 2 है जीटा लिमिटेड एंटर इनटू अ 5 year लीज एग्रीमेंट ऑन 1 November 2012 पेइंग rupees 109,750
पर एनम कमेंसिंग ऑन 31 अक्टूबर 2013। यानी पेमेंट इन एरियर्स हो रही हैं, जब लीज शुरू हुई है तो उसके एक साल बाद पेमेंट हो रही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट वाज 450,000 and interest rate implicit in the lease was 7%. What is the amount to be shown within non-current liabilities at 31st October 2013? तो जब हमें नॉन करंट लाइबिलिटी की फिगर चाहिए होती है तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जिस पॉइंट पर हमें नॉन करंट लाइबिलिटी की फिगर चाहिए उससे एक साल बाद तक की हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं, और उससे एक साल बाद जो लाइबिलिटी बच जाती है दैट इज़ नॉन करंट लाइबिलिटी। सो हम इसका लीज शेड्यूल बनाएंगे, पेमेंट इन एरियर्स के हिसाब से बनाएंगे क्योंकि पेमेंट इन एरियर्स आइडेंटिफाई हुई हुई हैं। सो इसका अगर हम शेड्यूल बनाते हैं तो आर ईयर एंड इज 31 अक्टूबर 2013, टोटल लाइबिलिटी जो है वो 375,750 है, लेकिन जो एक साल बाद लाइबिलिटी बच जाएगी वो हमारा आंसर है, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी, और यही हमारा आंसर होगा। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 3 है IFRS 16 लीजेस परमिट्स सर्टेन एसेट्स टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिकग्निशन ट्रीटमेंट। यानी जो हम लेसी की अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें राइट ऑफ यूज़ एसेट और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। इससे दो टाइप की लीजेस को एग्जेम्पशन अवेलेबल है, एक शॉर्ट टर्म लीजेस को और एक लो वैल्यू आइटम के लीजेस को। सो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट लीज टू एन एंटिटी वुड बी परमिटेड टू बी एग्जेम्प्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा एसेट होगा जो एग्जेम्प्ट होगा। तो अ यूज्ड मोटर व्हीकल विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1.5 मिलियन एंड करंट फेयर वैल्यू ऑफ 70,000। अब करंट फेयर वैल्यू तो इसकी काफ़ी कम है, लेकिन इसकी ओरिजिनल कॉस्ट ज़्यादा है, और जब लो वैल्यू आइटम को देखा जाता है तो इस बेसिस पर देखा जाता है कि जब वो आइटम न्यू होता है तो उसकी कॉस्ट या वैल्यू क्या होती है। तो इस हिसाब से ये लो वैल्यू आइटम नहीं है क्योंकि 1.5 मिलियन उसकी न्यू की कॉस्ट है, और 24 मंथ्स का मतलब है कि ये शॉर्ट टर्म लीज भी नहीं है, क्योंकि 12 मंथ्स से कम हो या 12 मंथ्स के बराबर हो तो उसे हम शॉर्ट टर्म लीज कहेंगे। तो इसे तो दोनों में से कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। सेकेंड वन है न्यू मोटर व्हीकल कॉस्ट 1.5 मिलियन, तो ये लो वैल्यू आइटम नहीं है और शॉर्ट टर्म लीज भी नहीं है। सी पॉइंट है कि न्यू मोटर व्हीकल विद अ कॉस्ट ऑफ 1.5 मिलियन लीज फॉर 24 मंथ्स टू बी रेंटेड टू कस्टमर ऑन अ डेली रेंटल बेसिस। रेंटल की बेसिस चाहे डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस ऑन द डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म लीज और द लो वैल्यू आइटम लीज। डी पॉइंट है न्यू मोटर व्हीकल विद अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन लीज्ड फॉर 12 मंथ। अब ये लो वैल्यू आइटम तो नहीं है, लेकिन 12 मंथ्स का मतलब है कि शॉर्ट टर्म लीज की डेफिनेशन में आ जाएगा और ये रिकग्निशन से एग्जाम्पशन को क्वालिफाई कर सकता है। सो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है ऑन 1 जनवरी 2013 रीटा लिमिटेड एक्वायर द न्यू मशीन विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years under the following agreement. Initial payment of 1,376,000 will be payable immediately and 5 further annual payments of rupees 2 million will be due commencing 1 January 2013. सो ये स्टार्ट से हमारी कुछ पेमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 8%। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट एक्सक्लूडिंग द इनिशियल पेमेंट, यानी ये जो इनिशियल पेमेंट है ये ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, इसको अब हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो 8,624,000 है, और 2 मिलियन की पेमेंट्स भी जो हैं वो इन एडवांस हैं। सो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे ऑन 31 दिसंबर 2014। तो इसमें फाइनेंस कॉस्ट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी का पूछा हुआ है। तो 31 दिसंबर 2014 का मतलब ये है कि हमें 2015 की पेमेंट तक भी रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए ताकि हम करंट एंड नॉन करंट को आइडेंटिफाई कर सकें। सो जब हम इसका शेड्यूल बनाते हैं तो 2014 के एंड पर हमारी टोटल लाइबिलिटी 5566,234 है। इसमें से नॉन करंट लाइबिलिटी 3566,234 है, और जो डिफरेंस है इन दोनों का दैट वुड बी करंट लाइबिलिटी। अब क्योंकि इसमें कोई पीरियड का डिफरेंस नहीं है तो सिंपली जो आप नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर पेमेंट कर रहे हैं दैट इज योर करंट अमाउंट, और इंटरेस्ट की अमाउंट 412314 होनी चाहिए क्योंकि 2014 के लिए पूछा है। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो ऑप्शन ए है उसकी तीनों फिगर्स जो हैं वो करेक्ट हैं एंड दैट वुड बी आर
आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन 1 अप्रैल 2017 Pink Limited entered into a 5-year lease agreement for a machine with an estimated life of 7 years. Which of the following conditions would require the machine to be depreciated over 7 years? तो डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है लेसी के पर्सपेक्टिव से वो ये होता है कि अगर तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जानी हो फिर तो यूज़फुल लाइफ को यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होनी हो तो फिर शॉर्टर ऑफ द यूज़फुल लाइफ एंड लीज टर्म को देखा जाता है। तो हम देखेंगे कि इनमें से किस सिचुएशन के अंदर जो है लीज टर्म क्योंकि 5 ईयर्स है और जो यूज़फुल लाइफ है वो 7 ईयर्स है। तो यूज़फुल लाइफ 7 ईयर्स की तभी यूज़ होगी अगर ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही होगी। तो देखते हैं किसमें ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है। पीएल हैज़ द ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज फॉर 2 ईयर्स एट अ मार्केट रेट रेंटल। मार्केट रेट रेंटल जो है ये बार्गेन ऑप्शन नहीं है, रीजनेबली सर्टन नहीं होता कि ये एक्सटेंशन ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। पीएल हैज़ द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज। वंस अगेन मार्केट वैल्यू पर परचेज करने का ऑप्शन बार्गेन ऑप्शन नहीं होता। मार्केट वैल्यू पर कोई भी पर्सन मार्केट से चीज़ परचेज कर सकता है और उसे इग्नोर भी कर सकता है, तो ये कोई इसमें एडवांटेज नहीं होता। सो मार्केट वैल्यू से लो पर हो तो वो एडवांटेज होता है। सो यहाँ पर भी ये कंफर्म नहीं है कि ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। थर्ड है, ऑनरशिप ऑफ द एसेट पासिस टू पीएल एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है कि ऑनरशिप अगर ट्रांसफर हो जानी है। पीएल्स पॉलिसी फॉर परचेज्ड एसेट इज टू डेप्रिशिएट ओवर 7 ईयर्स। तो जो पॉलिसी है वो बाद में आती है, उसमें जो जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया कि शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ आपने लेना होता है अनलेस की ऑनरशिप ट्रांसफर होनी हो। ये कॉन्सेप्ट IFRS 16 का पहले आपको इसको प्रायोरिटी पे रखना होता है। सो डी पॉइंट बी रेलिवेंट नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन 6 है, on 1st January 2014 Beta Limited entered into a lease agreement to lease an item of machinery for 4 years with rentals of rupees 210,000 payable annually in arrears. The asset has a useful life of 5 years and at the end of lease term legal ownership will pass to BL. The present value of lease payment at the inception of lease was 635,000 and the interest rate जो implicit है that is 12.2%. For the year ended 31st December, BL accounted for this lease by recording the payment of rupees 210,000 as an operating expense. अब ये क्योंकि ऑनरशिप इसमें जो है ट्रांसफ़र हो जानी है और लीज़ जो है वो शॉर्ट टर्म लीज़ भी नहीं है, लो वैल्यू आइटम की लीज़ भी नहीं है, तो इसको शॉर्ट टर्म लीज के तौर पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनाना अप्रोप्रिएट नहीं है। द ट्रीटमेंट वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग 2015 आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2014 हैड बीन फाइनलाइज्ड। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इशू हो चुकी हैं और उसमें एक इनकरेक्ट ट्रीटमेंट लीज की लास्ट ईयर 2014 में हो चुकी है। इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2015 व्हाट एडजस्टमेंट विल बी नेसेसरी टू रिटेन अर्निंग्स ब्रॉट फॉरवर्ड। तो रिटेन अर्निंग्स के अंदर जो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सर्टन इश्यूज हैं। एक तो ऑब्वियसली ये जो रेंटल एक्सपेंस आपने चार्ज कर दिया ये गलत किया है तो इसको हम रिवर्स कर देंगे और जब ये एक्सपेंस रिवर्स होगा तो रिटेन अर्निंग इंक्रीज हो जाएंगी यानी क्रेडिट हो जाएंगी 210,000 से। फर्दर ये कि हमें जो एसेट है हमारे पास उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जानी है तो ओवर 5 ईयर्स करेंगे, 4 ईयर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। सो ओवर 5 ईयर्स हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, इससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करने से रिटर्निंग कम हो जाएगी, दैट्स वाई डेबिट करेंगे 127,000 से। प्लस हमें 12.2% के हिसाब से फाइनेंस कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करना है। फाइनेंस कॉस्ट भी एक्सपेंस है, इसकी वजह से रिटर्निंग कम हो जाएगी 77470 से। जो नेट इम्पैक्ट है हमारा रिटर्निंग पे दैट वुड बी 5530 क्रेडिट। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऑन 1 अक्टूबर 2013 मुल्तान लिमिटेड एक्वायर्ड एन आइटम ऑफ प्लांट अंडर 5-year लीज एग्रीमेंट। The agreement had an implicit interest rate of 10% and required annual rentals of rupees 6 million to be paid on 30th September each year for 5 years. तो अक्टूबर में एग्रीमेंट शुरू हो रहा है, पेमेंट नेक्स्ट ईयर में सितंबर में जाकर होगी, तो पेमेंट इन एरियर्स है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल रेंटल पेमेंट 23 मिलियन गिवन है। What would be the current liability for the lease plant in Multan Limited statement of financial position as at 30th September 2014? सो अगर हम करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं
तो हमें जिस टाइम पीरियड पे कैलकुलेशन करनी है उससे 1 साल आगे तक जाकर देखना होता है। तो हम शेड्यूल बना लेंगे, 2014 के बजाय हम 2015 तक का शेड्यूल बनाएंगे, और फिर जो टोटल लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस होगा दैट वुड बी करंट लाइबिलिटी। सो 2014 के एंड पर हमारी जो टोटल लाइबिलिटी है दैट इज 19.3। 1 साल बाद ये लाइबिलिटी 15.23 रह जाएगी। सो करंट लाइबिलिटी हमारी 4.07 मिलियन है। इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका ये भी है कि नेक्स्ट पीरियड में हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो 6 मिलियन की कर रहे हैं, जिसमें से जो इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर में ही एक्रू होगा वो 1.93 है। तो जो डिफरेंस है वो 4.07 मिलियन का है, और ये वो अमाउंट है जो अभी हमारी 19.3 मिलियन की टोटल लाइबिलिटी के अंदर इंक्लूडेड है। सो 4.07 मिलियन इज द आंसर, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड विद इन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ अ राइट ऑफ यूज एसेट। राइट ऑफ यूज एसेट के अंदर हम जो है क्या क्या शामिल करते हैं और क्या नहीं करते हैं, IFRS 16 की लाइट में देखेंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट अगर एक एसेट की लगती हैं तो जिस तरह बाकी तमाम एसेट्स में ऐड होती हैं तो इसमें भी ऐड होंगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग ये भी इंक्लूड होता है इनका इनिशियल एस्टिमेट प्रेजेंट वैल्यू पर इन अकॉर्डेंस विद IAS 37। पेमेंट्स मेड टू द लेसर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द लीज एट और बिफोर कमेंसमेंट जो भी पेमेंट्स होती हैं वो क्रेडिट होती हैं और उसके अगेंस्ट राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट हो रहा होता है, तो ये भी इंक्लूड हो रही होती हैं। टोटल लीज रेंटल पेबल अंडर द लीज एग्रीमेंट, यहाँ पर ये बात गलत है कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स को हम इंक्लूड करते हैं विच इज़ बेसिकली कॉल्ड लीज लाइबिलिटी, तो वो प्रेजेंट वैल्यू पर होती है, टोटल पर नहीं होती। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, क्योंकि वुड नॉट बी इंक्लूडेड पूछा हुआ है। क्वेश्चन 9 है IFRS 16 लीजेस परमिट सर्टेन एसेट टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिकग्निशन ट्रीटमेंट, यानी जिन एसेट्स पर आपको राइट ऑफ यूज और लीज लाइबिलिटी वाली ट्रीटमेंट नहीं करनी होती ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट। विच ऑफ द फॉलोइंग लीजेज ऑफ एसेट लीज टू एन एंटिटी वुड नॉट बी परमिटेड टू बी एग्जेम्प्ट, तो किसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अच्छा, व्हीकल विद अ कॉस्ट ऑफ 900,000 लीज फॉर 9 मंथ्स है, ये शॉर्ट टर्म लीज के तौर पर इसे एग्जेम्पशन मिल सकती है। टेलीफोन सिस्टम 45,000 का है, तो टेलीफोन सिस्टम बाकायदा एग्जाम्पल्स में भी दिया हुआ है स्टैंडर्ड में लो वैल्यू आइटम की, तो ये टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम वगैरह लो कॉस्ट आइटम है तो इसको भी एग्जेम्पशन मिल सकती है। व्हीकल विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 900,000, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ 45,000, लीज फॉर 24 मंथ्स। अब ये शॉर्ट टर्म लीज तो नहीं है, लेकिन जो है इसको क्या लो वैल्यू आइटम लीज समझा जा सकता है। 45,000 को बेस बनाएंगे तो लो वैल्यू आइटम है, लेकिन एक एसेट की ओल्ड कंडीशन की में बेशक आप लीज पर ले रहे हो उसकी वैल्यू वो नहीं देखी जाती, उसकी वैल्यू वो देखी जाती है जब वो एसेट न्यू होता है, तो उस हिसाब से ये एसेट लो वैल्यू आइटम नहीं है, तो इसे लो वैल्यू आइटम की भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, इसे शॉर्ट टर्म की भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, तो हमारा करेक्ट आंसर सी ही होगा। इसके बाद आइटम ऑफ फर्नीचर है, तो ये भी लो वैल्यू आइटम है क्लियरली, तो इसको भी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो जिसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी वो सिर्फ ऑप्शन सी है। 10th क्वेश्चन है नूर लिमिटेड लीजेज अ कार फॉर ऑफिस यूज, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज 2735,550 and the rate implicit in the lease is 10%. The terms of the lease require 3 annual installments of rupees 1 million each at the start of each year, यानी पेमेंट इन एडवांस है। At the end of first year of lease, what amount will be shown for the lease liability in the company statement of financial position under the heading non-current liabilities? तो हम पेमेंट इन एडवांस का शेड्यूल बना लेंगे और नेक्स्ट ईयर का जो हमारा नेट बैलेंस होगा वो नॉन करंट लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सो ईयर 1 के एंड पर हमारी टोटल लाइबिलिटी 1909050 है, जिसमें से 1 मिलियन की पेमेंट नेक्स्ट 1 साल में हो जाएगी जो कि करंट अमाउंट होगी, और बाकी जो बच जाएगा वो नॉन करंट अमाउंट होगी, एंड दैट वुड बी आवर आंसर, डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 11 है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू अ लेसर, सेलिंग प्रॉफिट और लॉस, ये मैन्युफैक्चर और डीलर लेसर जो हैं उनके लिए डिस्क्लोज करना ये रिक्वायरमेंट है, तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। इनकम फ्रॉम सब लीजिंग राइट ऑफ यूज एसेट, ये लेसी से रिलेटेड है, तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो है लेकिन लेसी की, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन है रिकंसिलेशन ऑफ अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट टू द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज,
तो ये भी डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है फ्रॉम लेसर, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और लास्ट वन है चार्ज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म लीजेस। तो शॉर्ट टर्म लीजेस का जो चार्ज है, ये शॉर्ट टर्म लीजेस की टर्म यूज़ ही सिर्फ लेसी के लिए होती है। लेसर के लिए जो टर्म यूज़ होती हैं वो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज हैं, लेसी के लिए जो टर्म यूज़ होती हैं वो शॉर्ट टर्म लीज, लो वैल्यू आइटम लीज एंड नॉर्मल लीज हैं। क्वेश्चन 12 है, जलाल लीजिंग लिमिटेड गेव अ प्लांट अंडर फाइनेंस लीज on 1st January 2011 to a customer. The lease term is 4 years. The fair value of asset is 11,000 JL incurred. Initial direct cost of 420. क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के, तो इसका मतलब है कि हमारी नेट इन्वेस्टमेंट लीज होगी 11,420। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज 15%, रेंटल 4,000 जो कि 31 दिसंबर को होंगे ईच ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड भी वही है। व्हाट इज अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज टू बी प्रेजेंटेड अंडर करंट एसेट्स। सो बेसिकली इसमें पूछा हुआ है जो ईयर वो 2012 है, जो स्टार्ट हो रहा है वो 2011 के स्टार्ट से हो रहा है। तो हम इसका पेमेंट इन एरियर्स का शेड्यूल बना लेते हैं। 2012 के एंड पर हमारी टोटल लाइबिलिटी 6503 की है, जिसमें से जो नेक्स्ट ईयर लाइबिलिटी बाकी बच जाएगी दैट वुड बी 3478, और इनका डिफरेंस करंट लाइबिलिटी होगा। करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का एक और तरीका ये भी है कि आपने जो नेक्स्ट पेमेंट करनी है 4000 की, उसमें 975 नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा, वो अभी एक्रू भी नहीं हुआ, यानी वो 2012 से रिलेट ही नहीं करता। तो 4000 में से 975 की अमाउंट 2013 से रिलेटेड है, वो तो इग्नोर कर दें, तो जो बाकी बचेगा दैट वुड बी 3025, एंड आर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13 है, अ कंपनी लीजेज अ कंप्यूटर सर्वर विद लीगल टाइटल ऑफ द एसेट पासिंग आफ्टर 4 ईयर्स, यानी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जानी है। द कंपनी यूजुअली डेप्रिशिएट कंप्यूटर्स ओवर 6 ईयर्स। The company also leases a machine for 14 years, but legal title does not pass to lessee at the end of the agreement. The company usually depreciate machinery over 20 years. अब यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लेसी के लिए आ जाता है कि अगर तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होनी हो फिर तो आप यूज़फुल लाइफ लेते हैं, और अगर ऑनरशिप ट्रांसफ़र ना होनी हो तो फिर आप शॉर्टर ऑफ यूज़फुल लाइफ एंड लीज टर्म लेते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि लीगल टाइटल पास हो रहा है, तो हमें यूज़फुल लाइफ लेनी होगी। सेकंड सिचुएशन में लीगल टाइटल पास नहीं हो रहा, इट मीन्स के शॉर्टर ऑफ लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ लेनी होगी, एंड दैट वुड बी 14 ईयर्स। सो कंप्यूटर के लिए 6 ईयर्स और जो मशीन है उसके लिए 14 ईयर्स। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14 है, फहीम लिमिटेड लीज्ड आउट इट्स बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2011 अंडर एन ऑपरेटिंग लीज। द कैरिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 239,000 and its remaining useful life is 25 years with no residual value. FL also incurred rupees 11,000 as initial direct cost. According to agreement, rupees 16,000 was paid by lessee as initial deposit, and further rental of rupees 10,000 per annum shall be paid at the end of next 2 years, and then rupees 32,000 per annum shall be paid for following 2 years. Lease term 4 years की है. What amount of lease income should be recognized in profit or loss for the year ended 31st December 2011? तो it's clearly an operating lease as written. तो ऑपरेटिंग लीज में जितनी हमें टोटल रिसीट्स होनी होती हैं उन्हें स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए। अब जो हमें टोटल रिसीट्स होंगी दैट इंक्लूड 16,000, 10,000 पर एनम फॉर 2 ईयर्स एंड 32,000 पर एनम फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो ये टोटल कर लेंगे और इसको फिर हमें 4 ईयर्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो स्ट्रेट लाइन बेसिस आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो 16,000, 2 रेंटल्स ऑफ 10,000 वुड बी 20,000 and 32,000 के 2 रेंटल्स 64,000, दैट वुड बी टोटल 100,000, और 4 ईयर्स पर इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 25,000 हर साल आपको इनकम बनानी चाहिए। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 15 है कि गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड हैज़ लीज सर्टन इक्विपमेंट टू डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2013। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट 28.69 है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 2013 3 की, जो फ़ौरन आपको पैसे आपने रिसीव कर लिए हैं, और 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं एरियर में 7.8 की। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 5 की है। यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट 5 ईयर्स है।
and rate of interest implicit in the lease is 14%. What amount will be presented in non-current asset for net investment lease on 30th June 2014? So basically we should go कि जी हमें नॉन करंट एसेट को प्रेजेंट करना है, तो 30 जून 2014 पे जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक साल आगे तक जाएंगे कि एक साल बाद क्या लाइबिलिटी बच जाएगी, तो वो हमारी नॉन करंट अमाउंट होगी। और ये एसेट है तो इसी तरीके से टोटल एसेट जो 2014 पर है उससे एक साल आगे जाना है ताकि नॉन करंट एसेट की वैल्यू पता चले। तो पेमेंट इन एरियर्स का 14% के हिसाब से शेड्यूल बनाते हैं। इनिशियल पेमेंट 3 मिलियन की जो है इसमें कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं है। उसके बाद हमारी एक्चुअल टोटल लाइबिलिटी 21.49 है, लेकिन एक साल गुजरने के बाद जो हमारे पास एसेट बच जाएगा दैट वुड बी 16.69 एंड दैट वुड बी द अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज एंड द ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। सो ये हमारे 15 MCQs थे। लाइबिलिटीज़ और एसेट के लिए शेड्यूल में सेम टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं, तो इनका शेड्यूल बिल्कुल सेम वे में बन रहा होता है। बस फ़र्क ये है कि लेसर के लिए वो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का एसेट होता है और जो लेसी है उसके लिए वो लीज लाइबिलिटी के तौर पे रिकग्नाइज हो रहा होता है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेस के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 16 to 25 को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि अल्फा लिमिटेड लीजेज एन एसेट विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years for an initial period of 5 years and an optional secondary period of 2 years during which a nominal rent will be repayable। तो बहुत ही मामूली अगर रेंट पे करना होगा तो इसका मतलब है कि लीज टर्म जो है 5 + 2 7 years पर एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन एसेट आपके काम ही अगर 6 years पर आएगा तो उसकी डेप्रिसिएशन ओवर 6 years होनी चाहिए। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल पीरियड लीज पेमेंट इज 870,000। तो जो प्रेजेंट वैल्यू होती है उसी पर हम राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इन अल्फा लिमिटेड स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो एसेट की अमाउंट इनिशियली 870 पर रिकॉर्ड होगी, उसमें से हम 2 years की डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे और डेप्रिसिएशन 6 years की बेस पर चार्ज होनी चाहिए। सो दैट वुड बी 870,000 को 6 years पर डेप्रिशिएट करेंगे तो 145,000 एंड फॉर 2 years। सो 2 years की डेप्रिसिएशन लेस करके 580,000 हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाती है। दैट वुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 17 है। कामिल लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट्स। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू एन एसेट लीज्ड आउट बाय कंपनी ऑन January 1, 2011। कॉस्ट, सेल प्राइस, इंस्टॉलमेंट, लीज टर्म, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कोटेड है और द लो रेट इज कोटेड टू अट्रैक्ट कस्टमर लिखा हुआ है इसमें। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज एज एट January 1, 2011। तो अब हम 4% को तो इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये आर्टिफिशियली लो रेट है जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोट किया गया है। और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 7% है इसकी बेस पर नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को कैलकुलेट करेंगे। सो अगर हम इसकी कैलकुलेशन प्रेजेंट करते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो लीज पेमेंट्स और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का एग्रीगेट होती है। सो एन्यूटी फैक्टर ले लेंगे आप 7 years का, दैट इज 5.3893 7% के हिसाब से, और पीवी फैक्टर भी ले लेंगे ताकि अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की पीवी निकाली जा सके। सो लीज पेमेंट्स और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दोनों की जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी दैट वुड बी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। सो आवर आंसर वुड बी 216,818। क्वेश्चन 18 है कि कामिल लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू एन एसेट लीज्ड आउट बाय कंपनी ऑन January 1, 2011। तो बिल्कुल प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन अभी देखा वही वाला सारा डाटा है। सेम पॉइंट ये है कि हम 4% को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये कोटेड रेट है आर्टिफिशियली, और 7% का मार्केट इंटरेस्ट रेट को यूज़ करेंगे। सो इसमें हमें जो कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड होती है कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू पे। सो पीवी फैक्टर 7 years का 7% के हिसाब से 0.6227, उसकी बेस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
0.6227 से मल्टीप्लाई करके 1246, और कॉस्ट में से जब हम अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू लेस करेंगे तो वी गेट द आंसर। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू इसलिए लेस की जाती है कि जितने का एसेट आपको वापस मिल जाना है, फिर वो आपकी कॉस्ट नहीं है, उसे आपको कॉस्ट के तौर पर रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए, और आंसर वुड बी 198754। Question 19 है DJ Products deals in large office machines. It also offers such machines on lease. One such machine was leased to a customer on July 1, 2004. Its particulars are as follows. Purchase cost of DJ Products 150,000 है, यानी ये तो कॉस्ट हो गई। यूजफुल लाइफ, लीज पीरियड, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू और एनुअल रेंटल जो कि बिगनिंग ऑफ ईच ईयर पर है। कस्टमर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज 10%, वेयर एज द डिस्काउंटिंग रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 8%। तो जब आपके पास इम्प्लिसिट रेट अवेलेबल होता है तो उसी को यूज़ करेंगे। और अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है। तो वैसे भी जो पर्सपेक्टिव है वो लेसर का है, तो नेट इन्वेस्टमेंट तो लेसर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है, एंड दैट द अप्रोप्रिएट रेट वुड बी 8%। तो हमारे पास 6 रेंटल्स हैं, उन पर हम एनी टू ड्यू का फैक्टर लगा देंगे, और फिर अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है उसके ऊपर हम पीवी फैक्टर लगाएंगे। तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी दैट वुड बी नेट इन्वेस्टमेंट। सिंपली नेट इन्वेस्टमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स लीज पेमेंट जो रेंटल 1 to 6 होंगे, और उसके बाद अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। सो 6 रेंटल्स, उनका एनी टू ड्यू का फैक्टर क्योंकि पेमेंट इन एडवांस है, प्रेजेंट वैल्यू वुड बी 182234। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 10,000 की, ये हमें 6th ईयर के एंड पर क्योंकि मिलेगा वापस एसेट, तो इस पे पीवी फैक्टर लगाएंगे। पीवी वुड बी 6302 एंड टोटल वुड बी 188536। दैट वुड बी आवर आंसर। Question 20 है Gava Leasing Limited had leased a machinery to Honeyberry Limited on 1st July 2017 on the following terms. The non-cancelable lease period is 3.5 years. Each semi-annual lease installment of rupees 48 million is receivable in arrears. The lease contains an option to extend the lease term by 1.5 years. Each semi-annual lease installment in the extended period will be of rupees 15 million receivable in arrears. It is reasonably certain that HL will exercise this option. So, हम लीज की एक्सटेंशन को इंक्लूड करेंगे और टोटल लीज टर्म 5 ईयर्स की कंसीडर होगी। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट 10%, यूजफुल लाइफ 6 ईयर, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 20 million. GLL incurred a direct cost of 10 million and general overheads of rupees 0.5 million to complete the transaction. Net investment in the lease at inception of lease has been calculated as 319.06. So what is the amount of interest income to be recognized in profit or loss for the year ended 30th June 2018? So एक साल का जो हमारा इंटरेस्ट बनता है उसको हमें कैलकुलेट करना है। पेमेंट यहाँ पर सेमी एनुअल है, सो हम 2 पेमेंट्स तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे ताकि पूरे एक साल की कैलकुलेशन हमारे पास आ जाए। फर्स्ट 6 month 15.95, next 6 month 14.35, so that would be total 30.3 million, and that would be our answer. Which of the following should not be included in the initial cost of the right of use asset? तो amount of initial measurement of lease liability, that is definitely included. Present value of estimated cost of dismantling जो कि IAS 37 के मुताबिक कैलकुलेट की जाती है वो भी इंक्लूड होती है। पेमेंट्स मेड टू द लेसर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज, एट और बिफोर जो कमेंसमेंट ऑफ लीज अमाउंट्स होती हैं उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। ग्रॉस लीज रेंटल्स पेबल अंडर द लीज एग्रीमेंट, ग्रॉस लीज रेंटल्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे होते, हम ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट क्योंकि हमने नॉट टू बी इंक्लूडेड बताना। क्वेश्चन 22 है कि वुड लीजिंग लिमिटेड हैज लीज्ड सर्टन इक्विपमेंट ऑन 1st July 2018। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। फेयर वैल्यू अमाउंट जो स्टार्ट में रिसीव हुई, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट जो एरियर्स में पे होनी है, और गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू हमें गिवन है। यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट 5 ईयर्स है, इम्प्लिसिट रेट 16% है। व्हाट अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट लीज विल बी प्रेजेंटेड इन नॉन करंट एसेट एज एट 30th June 2019। सो नॉन करंट एसेट की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब है कि हम जब टोटल एसेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उससे एक साल आगे तक जाएंगे। तो हमें अपना शेड्यूल 2019 के बजाय 2020 तक बनाना चाहिए। पेमेंट इन एरियर्स हैं, इनिशियल पेमेंट को लेस कर दिया हमने स्टार्ट में,
और उसके बाद हमने इंटरेस्ट लिया, तो हमारी टोटल लाइबिलिटी 51.34 है, लेकिन एक साल के बाद जो लाइबिलिटी बचेगी दैट वुड बी 39.55। सो ये हमारा नॉन करंट एसेट की वैल्यू होगी, और ये नॉन करंट एसेट हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिफ्लेक्ट करेंगे। जो टोटल एसेट है और नॉन करंट एसेट है, इसका डिफरेंस करंट एसेट के अंदर रिफ्लेक्ट किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ने सिर्फ नॉन करंट एसेट का पूछा है, तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। Question 23 है Zamir Ansari is a car dealer. Cars are sold both on cash and finance lease basis. He has been selling a car at the following terms: fair value, annual lease rental, market rate, lease terms सब given है. What would be the effect on sales revenue and finance income if the annual lease rental is increased to 1.8 million and all other terms remain the same? सो इस पे ये कैलकुलेशन के बजाय एक कॉन्सेप्ट से समझने वाला क्वेश्चन है कि तीन फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक आपकी एसेट की कॉस्ट, एक आपके एसेट की सेलिंग प्राइस, और फिर आप जो टोटल पैसे कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं रेंटल्स वगैरह में, लीज पेमेंट्स जो ले रहे हैं। तो जो आपका कॉस्ट और नॉर्मल सेलिंग प्राइस होती है उसका डिफरेंस सेलिंग प्रॉफिट होता है, तो वो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। और उसके बाद जो आपका जो सेलिंग रेवेन्यू होता है उसका और जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे होते हैं उसका जो डिफरेंस होता है वो ओवर द लीज टर्म आप इंटरेस्ट इनकम के तौर पे रिकग्नाइज करते हैं। फाइनेंस इनकम, इंटरेस्ट इनकम एक ही बात है। सो अब अगर आप रेंटल बढ़ाएंगे तो उससे आपकी कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो कॉस्ट अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगी। सेलिंग प्राइस भी हमने नॉर्मल लेनी होती है, यानी उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है हमने यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट करके लेनी होती है, और वो अमाउंट लेनी होती है। इसमें कॉन्सेप्ट है कि आप फेयर वैल्यू लेते हैं, या अगर लोअर हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट लेते हैं यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर्टिफिशियली लो रेट जो कोट किया जा रहा है कस्टमर को, वो फॉलो नहीं किया जाता। सो बेसिकली ना कॉस्ट का फैक्टर चेंज होगा, ना आपका सेलिंग प्राइस जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रही है वो चेंज होगी। तो चेंज सिर्फ आपका वो अमाउंट होगी जो आप कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं वो बढ़ रही है। तो जब आपकी कॉस्ट और सेलिंग रेवेन्यू में फ़र्क नहीं आएगा और फ़र्क आएगा आपकी अमाउंट रिसीव्ड ज़्यादा हो रही है, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। सो फाइनेंस इनकम इंक्रीज होगी, लेकिन सेल्स रेवेन्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। Question 24 है An entity acquires property on lease for a non-cancelable period of 3 years. The lease payments are payable semi-annually in arrears beginning from first year. What would be the impact of this transaction on lessee's current and gearing ratios upon commencement of lease? तो जब लीज स्टार्ट होती है तो उस टाइम हम एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट एंड लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। जब लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो एंटिटी की लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, और इसकी वजह से गेयरिंग में इजाफा हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड की जाती है तो उसको करंट एंड नॉन करंट में क्लासीफाई किया जाता है। तो जाहिर बात है कुछ लाइबिलिटी तो नॉन करंट बढ़ेगी, तो कुछ लाइबिलिटी हमारी करंट में भी बढ़ेगी। तो जब करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी और करंट एसेट्स में उतनी तेज़ी से इजाफा नहीं हो रहा होगा, तो दैट वुड डिक्रीज द करंट रेशो। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी कि करंट रेशो में डिक्रीज होगा लेकिन गेयरिंग रेशो में इंक्रीज होगा। क्वेश्चन 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कंडीशंस सेट आउट इन IFRS 16 फॉर एन अरेंजमेंट टू बी क्लासिफाइड एज अ लीज। ये इसमें वैसे तो ये पास्ट एग्जाम का MCQ है, लेकिन इसमें करेक्शन होनी चाहिए, क्लासिफाइड एज अ फाइनेंस लीज का वर्ड होना चाहिए। सो लेसी हैज़ द राइट टू obtain substantially all of the economic benefit from use of the asset, जिसे सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवार्ड कहते हैं। तो यही फाइनेंस लीज की डेफिनेशन है जिसमें लेसी को ये राइट्स ट्रांसफर होने हों। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी, सी एंड डी की, तो लीज टर्म कवर सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, द लेसर हैज अ सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अच्छा, ये सिचुएशन हो तो फिर तो एक लीज अरेंजमेंट ही नहीं समझा जाता। जो सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्सटीट्यूशन अगर सप्लायर के पास हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को लीज ही कंसीडर नहीं किया जाता। और डी ऑप्शन है द लेसर हैज़ द राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एसेट। ये भी कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि आपका अगर ये लेसर के पास ये राइट हो, सप्लायर के पास ये राइट हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को लीज कंसीडर ही नहीं किया जाता। और लीज टर्म अगर सब्सटेंशियली इकोनॉमिक लाइफ को कवर कर रही हो तो दैट मीन्स कि ये इंडिकेटर होता है। कंक्लूसिव फैक्टर नहीं होता कि ये फाइनेंस लीज होगी। तो फाइनेंस लीज होने के लिए ज़रूरी है कि लेसी के पास ये राइट हो कि वो सब्सटेंशियली ऑल ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम यूज़ ऑफ एसेट एक्वायर कर रहा हो। तो अगर आप सिर्फ लीज को फोकस करते हैं तब भी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए है, क्योंकि जो सी और डी हैं
वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बी ऑप्शन जो है वो फाइनेंस लीज की मेन एग्जांपल है, लेकिन जब सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होते हैं तो फिर फाइनेंस लीज का जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि रिस्क एंड रिवार्ड सब्सटेंशियल लेसी के पास होने चाहिए। तो अगर आप इसे लीज के तौर पे कंसीडर करते हैं तब भी ऑप्शन ए करेक्ट है, और अगर आप इसे क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज के तौर पे कंसीडर करते हैं तो तब भी ऑप्शन ए ही करेक्ट कंसीडर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।